चला दोगे, चला दी होगा। हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्कस करने चले गए थे ना। उससे पहले लिक्विड का प्रेशर डिस्कस कर रहे थे, फिर वो करते करते लोग कहाँ चले गए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब गए तो वहाँ पर बहुत लंबा कहानी चले गए, है ना। तो वहाँ पर कुछ बात बताते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में और उससे फिर आगे चलते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर क्या बताया था? कई तरह के गैसें मौजूद है, गैसेस मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, और भी बहुत सारी चीज़ें से मौजूद है। मोटा मोटी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और ये जो एटमॉस्फेयर में चीज़ें पाई जाती हैं वो यहाँ पर रहने वाले जानदारों के ऊपर एक दबाव डालती है, एक प्रेशर डालती है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर अभी हमारे पर लग रहा है, और अभी तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा लग रहा है। बताया ना, प्रेशर ज़्यादा हो तो गर्मी लगेगा, गर्मी लगेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अभी क्योंकि सुबह से बहुत गर्मी है और बहुत पसीना हो रहा है, अभी के टाइम में अभी जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आसमान में बादल में पानी बहुत ज़्यादा है। जब बरसेगा, हल्का होगा, तब थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, अच्छा भी लगेगा। जब बोलते हैं गर्मी लग रहा है, बारिश नहीं हो रहा, तो बारिश हो, जैसे बारिश हो जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या कि बादल में जो इतना टन पानी मौजूद है वो दबाव डाल रहा है नीचे की तरफ। वहाँ जो गैस हवा मौजूद दबाव डाल रहा है किसके ऊपर? मेरे बटा डाल रहा है, क्योंकि हमको गर्मी गर्मी लग रहा है। ठीक, तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो शुरू कहाँ से? इस सतह ज़मीन से। ज़मीन का सतह है, सरफेस जहाँ हम रहते हैं, सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई तक एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर लिखा हुआ है 400 किलोमीटर, यहाँ पर वैसे आइनोस्फीयर लिखा हुआ है, करीब करीब 600 किलोमीटर से ऊपर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। लेकिन इस एटमॉस्फेयर का जो नेचर है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जैसे जैसे लोग बुलंदी की तरफ जाते हैं, इस एटमॉस्फेयर के नेचर में बहुत तब्दीली देखने को मिलती है। तो चूँकि एटमॉस्फेयर की जो हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसमें एटमॉस्फेयर के नेचर में बहुत तब्दीली देखने को मिलती है। इन तब्दीलियों के बिना पर, इन चेंजेस के बिना पर एटमॉस्फेयर के लेयर को कुछ हिस्सों में बोलो बांटा गया है। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जो आपको हम बता रहे, सबने बताएगा, जो आपको बुक में लिखा हुआ है, बता रहा आपको हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का जो सबसे पहला लेयर है जिसमें हम और आप बोलो रहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर के इस हिस्से के लेयर, मतलब कई लेयर को बांट दिया है। इस तरह एक बिल्डिंग है, फ्लोर्स इसमें, वैसे वहाँ भी एटमॉस्फेयर को लेयर में बांट दिया है। अब एटमॉस्फेयर में कौन लेयर कहाँ खत्म हो रहा है? क्या कोई एक शार्प लाइन बना हुआ है? क्या एक लकीर एक के बाद ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं। बस बुलंदी के साथ ऊंचाई बढ़ते बढ़ते साइंसदानों ने नोटिस किया कि यहाँ के बाद से तब्दीली होना शुरू हुई, यानी यहाँ के बाद का अलग नेचर है, यहाँ के बाद का अलग नेचर है। तो उन एटमॉस्फेयर में सबसे पहला एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो हम लोगों का है ट्रोपोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो सबसे पहला लेयर है। हम लोग इसी लेयर में जी रहे हैं, हम लोग इसी लेयर में, और ये सबसे डेंस लेयर है, सबसे डेंस लेयर। सबसे डेंस लेयर होने का क्या मतलब है? सबसे डेंस होने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें पाई जाती है उनमें सबसे ज़्यादा मिकदार इसी एटमॉस्फेयर के लेयर में। मतलब यहाँ का हवा है मोटापन, हवा मोटा कैसा होता है? हवा मोटा पतला होने का मतलब ये हो रहा है कि हवा में पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब इस लेयर में बहुत ज़्यादा मिकदार में। ऊंचाई के साथ साथ इसमें कमी आ रही है, इसमें कमी होती है। तो इस लेयर में एटमॉस्फेयर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो हवा में जो चीज़ें पाई जाती हैं
वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बुलंदी के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, जिसकी वजह दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम रहता है। तो हम लोग चूँकि हम लोग सतह ज़मीन पे रह रहे हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मैक्सिमम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो ऊंचाई पे रह रहे हैं वो लोग जैसे दार्जिलिंग में जो लोग रह रहे हैं, जो कश्मीर में रह रहे हैं, वो लोग ऊंचाई पे रह रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और ये जो हम लोग बता रहे हैं पिछले बड़े हम लोग किस पे रह रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर पे रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेंस, या हमारे से बोले तो बोलो गाढ़ा। आप एग्जाम्पल देने के लिए समझाते हैं, लड़का लोग बात समझ में आ जाएगा, लड़की को समझ में आ सकता है, लेकिन लड़का रहेगा। कभी शादी ब्याह में कभी किया है तो लोग, तो कभी शादी ब्याह में कभी काम किया है, घर में शादी ब्याह होगा तो जरूर ढोल चलाया होगा। लेकिन ना जब ढोल सब लोग चला रहे होते हैं, अगर तुम एक ड्रम में ढोल बना हुआ है, ठीक है, अब उसको तुम बना हुआ छोड़ दो, बर्ची जब बर्ची बना के छोड़ देता है, तो देखो ऊपर जैसे पानी रहता है और नीचे कैसा बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो बोले जाते जब लेंगे तो फेंट के लेंगे, ऐसा होता है ना। फिर भी इसके बावजूद बांटते बांटते जो नीचे वाला बचता है वो बहुत गाढ़ा बन जाता है। दही होता है, इसमें जलजीरा होता है और मसाला वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा भारी रहता है। देखिए ऐसा क्यों हो जाता है, ऊपर वाला पटल जैसा गाढ़ा क्यों रहता है? क्या बांटते बांटते वो घोल गाढ़ा हो जाता है? नहीं, होता ये कि आप जब घोल बनाए तो पानी को लेकर बनाए, पानी में क्या में दही मिलाया, चूरन मिलाया, घास का चूरन मिलाया, पुदीना मिलाया, सब चीज़ें मिलाया आपने, मिर्चा पीस के भी दी होंगी आपने, ये सब सॉलिड पार्टिकल्स है ना, उसको पीस के आपने उसमें मिला दिया और छोड़ दिया। लेकिन एक ऐसा फोर्स जो हमेशा हर एक बॉडी पे लग रहा होता है, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका काम क्या होता है? हर चीज़ को अपने मरकज़ के जानिब खींचना, जो बाजी ये बोल रही से मार खाने वाली बात समझ में आ रही है। तो वो करता है क्या, जो भारी जो मोटा पार्टिकल होता है उसको वो खींच रहा होता है। तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टिकल जो भारी पार्टिकल बैठते चले जाते हैं। अगर आप बहुत देर तक छोड़ दे आप, तो ऊपर सिर्फ पानी रहेगा, नीचे में क्या पूरा दही नीचे, ऐसा होता है ना, ये बात समझ ठीक समझ। तो नीचे वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट क्या हुआ, ज़्यादा गाढ़ा हुआ, जितना ड्रम के नीचे में, मेरी बात समझ में आ रही है, ऊपर वाला पार्ट कम गाढ़ा हुआ। तो नीचे अगर हम इस भाषा में बोले तो नीचे वाला ज़्यादा डेंस हो गया, ऊपर वाला कम डेंस है। अब उसी बात को हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में सोचो, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर पानी है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल मिला हुआ है, गैसेज मिली हुई है बहुत सारी, वाटर वेपर है, ये ज़्यादा कहाँ हो, ऊपर होगा नीचे होगा? इसीलिए बोला जाता है कि जो ट्रोपोस्फीयर सबसे डेंस है। और इस लेयर में ऑक्सीजन की गैस इधर सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, बस सब चीज़ सबसे ज़्यादा इसी एटमॉस्फेयर के लेयर में। बोलो ठीक है, पक्का डेंस वाला समझ में आ गया। ये डेंस क्यों है? डेंस इसीलिए है, डेंस इसीलिए है क्या, ज़मीन अपनी कशिश से बारिश जो को अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छा ये हवा है, कभी जहन में ऐसा आ सकता है कि जो हवा जो एयर है ये कभी ऊपर कहीं नहीं चला जाता है, खाली इधर कहीं नहीं जाता। तो जवाब इसका ये है कि कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब से दुनिया बनी है उसके बाद से इसका एटमॉस्फेयर उसके साथ में है। ये जो एटमॉस्फेयर जो 600 किलोमीटर जो दूरी तक फैला हुआ है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? फेविकॉल चिपका हुआ है? नहीं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को बाहर जाने वो जगह रखी, और गोल बॉल की तरह है, और उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर हवा का लेयर है। हवा चाहे यहाँ वहाँ चले जाए लेकिन नहीं जा सकता, उसको ज़मीन ने अपने पोते कशिश से जकड़े रखा। ठीक, तो हम बात किसके बारे में करें? ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ये जो हम अच्छी ट्रोपोस्फीयर हम अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ कहाँ तक ये जो बता दीजिए, मुझे था कि ये तुम्हारा 16 से 18 किलोमीटर के आसपास, कहाँ पर मान 18 किलोमीटर, कितना सी लेवल से 18 किलोमीटर के अगर आसपास, यानी कि आप ऐसे सीधे जाए, ऐसे सीधे जाए 18 किलोमीटर तक, कितना, तो आप
ट्रोपोस्फीयर का लास्ट तक पहुंच जाएंगे और उसको आप क्रॉस कर जाएंगे। ये छोटा मोटा नहीं होता, 28 में बहुत ज़्यादा होता है। बंद कर दो भाई गेट। 15-16 किलोमीटर तो यहाँ धर्मतल्ला है। इतना ज़्यादा बांस और स्टेट खड़ा करेंगे तो बहुत बुलंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा वो। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो अर्थ का जो कैसे मालूम होगा ट्रोपोस्फीयर यहाँ तक है, तो जहाँ तक आपको आसमान में बादल दिखाई दे रहा है, बादल सब पानी होता है, तो जो क्लाउड जिसको बोलो तो क्लाउड देखे, वो क्लाउड का होता है एटमॉस्फेयर किसी लेयर के अंदर, तो उसका पहचान है, ये ट्रोपोस्फीयर अभी तक है। तो जहाँ तक आप क्लाउड देख रहे हैं वहाँ तक ट्रोपोस्फीयर है, उसके ऊपर ट्रोपोस्फीयर नहीं है। ये जो आसमान में जो बादल देख रहे होते हैं, बादल की कुछ हाइट तक बुलंदी है, बहुत ऊंचाई तक बुलंदी नहीं है उसकी। तो ये जो लेयर है, इस लेयर में क्या पाया जाता है? क्लाउड फॉर्मेशन पाया जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन। चूंकि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो बारिश भी कहाँ होती है? इसी लेयर में। या बारिश आसमान से नहीं आती, इन्हीं बादलों में जो पानी है वही पानी पानी बन के नीचे बरसता है। ये बहुत बुलंदी से नहीं आती है, कुछ ही हाइट से, 16-17-18 किलोमीटर जो बादल है, उस बादल जो पानी है उस वही पानी बारिश बनकर बरस रहा है। उसके बाद बारिश नहीं है, पता है। अगर आप ट्रोपोस्फीयर क्रॉस ऊपर चले, मान लीजिए ट्रोपोस्फीयर है, आप यहाँ चले आए, अब यहाँ पर बारिश कभी जिंदगी में नहीं होगा। जो बारिश हो रहा है इसका यहाँ पर कलकत्ता भीग रहा है, किसीपुर भीग रहा है, सब भीग रहा है, बिजनौर भीग रहा है। और आप अगर बादल छुपा है तो आपके बारिश का आपको एक बूंद, क्योंकि इसके ऊपर बारिश और नहीं होती है। जो बारिश कहाँ तक है? ट्रोपोस्फीयर तक है। उसके अलावा जितनी भी हवाएं चलती हैं, तूफान आना, टोर्नेडो आना, साइक्लोन आना, मतलब कि मौसम से रिलेटेड जितना भी चीज़ों कहाँ होता है, हवाएं भी चलती है इसी लेयर में बहुत तेजी के साथ, अबाउट डेंस भी हो, यानी ऑल क्लाइमेटिक चेंजेस सब आ गया। जितना भी क्लाइमेटिक चेंज है सब कहाँ आता है? बादल का बनना इसी लेयर में है, बारिश का होना इसी लेयर के अंदर है, हवाओं का चलना इसी लेयर के अंदर है, तूफान का आना इसी लेयर के अंदर, टोर्नेडो, साइक्लोन, जितना भी मौसम जुड़ा होता है, यहाँ तक कि बिजली का चमकना भी इसी लेयर में। उसके ऊपर वाला लेयर शांत है, सूखा, कई बारिश वाली होती, ये बादल नहीं उसके बाद, ये बात समझ में। तो ये क्लियर है। यहाँ पर कौन कौन लोग एरोप्लेन में सफर किए हैं? आप किए एरोप्लेन से? डर लग रहा था? एक लड़की, यार कौन कौन किया है? कोई नहीं किया। अच्छा, आप किए हैं? हाथ खड़ा कर, आप किए हैं? एरोप्लेन नहीं भाई ये है, आप किए, आप ही किए, बड़ा लड़की। तो आप जब देखिएगा, जब आप एरोप्लेन सफ़र किए होंगे तो विंडो सीट अगर आप ले कभी, तो कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि आपको नीचे दिखाई नहीं देता, सिर्फ बादल, है। इसका मतलब आप क्या किया? आप ट्रोपोस्फीयर को बाहर, यानी आप कम से कम 18 किलोमीटर तो बाहर चले गए। अब उस एटमॉस्फेयर के लेयर में ना बारिश है ना हवा है, आपको लगेगा ना एक बादल का एक समुंदर है और आप खाली, आपको एरोप्लेन चल रहा है, कुछ दिखता नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। और अगर जब सेट होता है ऐसा, जब कुछ और हीट लगता है तो लाल आग बिछा हुआ से लगता है। देखिए रात में गई, रात में गया था सर। एरोप्लेन का अगर कभी इत्तेफाक कभी हुआ तो अगर जाओ तो विंडो सीट लेना, और दिन के वक्त तुमको देखना, शुरू में नहीं, कुछ मिनट के बाद जब लोगों हाइट में चला जाता है तो फिर आपको बादल, आपको नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसे बादल दिखाई देगा। आप सवाल होता है सर मैं पायलट को कैसे मालूम होता है कि दिल्ली आई गया? तो पायलट को समझता सिग्नल, सुबह कुछ दिखाई नहीं देता, उसके अंदर रहता है आसमान में, कहाँ रहता है? कोई बादल नजर आ रहा है उसको जो मोनीटर में दिखता है वो मिलता नीचे सिग्नल, उसी को फॉलो करके वो जहाज चलाता है। बात समझ में आ रही है? खैर बात के वहाँ चल गया, एरोप्लेन चले गया।
जितना क्लाइमेटिक चेंज है वो बोलो ट्रोपोस्फीयर में होता है। तो क्लाइमेट में हर तरह का मौसम उसमें आ गया। ठीक, और इस लेयर के बारे में खास बात क्या है, इस लेयर के बारे में खास बात ये कि जैसे 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 ऊंचाई की तरफ जाओ वैसे 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 टेम्परेचर कम होता जाएगा। चाहिए तक जाओगे तो जब टेम्परेचर कम हो तो क्या होगा, ठंडा लगेगा गर्मी लगेगा, बोलो बोलो ना भाई। अरे ये तो तुम बहुत मामूली सा नोटिस है, अभी तुम यहाँ बैठे हो और 4 तल्ले में चले जाओ, तुमको बहुत फर्क दिखाई देगा, अभी फर्क दिखाई देगा यहीं पर, है ना। ठंडी हवाएं चल रही होंगी ऊपर में, अच्छा लग रहा होगा। अभी यहाँ पसीने पसीने वाले, वहाँ पर सब कुछ नहीं लगेगा, ये मामूली हाइट में। जब बहुत हाइट में चले जाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट, बोलो ना, आता चले। यही तो वजह है, यही तो वजह है कि जो दार्जिलिंग है, सिक्किम है, शिमला है, मनाली है, कश्मीर है, तो ठंडा क्यों है, ये लोग कहाँ है सर, ऊंचाई पे। इतनी ऊंचाई पे है कि अगर आप सुबह अगर आप एक सो पकड़े तो आपको जाने में कब 7 से 8 घंटा लगेगा, घूम रहा कभी पार मतलब 8-9 घंटा, कभी किसी पार तो 12-12 घंटा चढ़ने में लगता है, सिर्फ चढ़ना है उसके ऊपर, उस पर लगेगा दिन भर पूरा। तो कितने ऊंचाई में सोचो, बात समझ में आ रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर, बोलो। तो यहाँ पर जो बुक में जो लिखा हुआ उस हिसाब से अगर बात करें हम लोग, तो बुक के हिसाब से लिखा हुआ है कि हर 1 किलोमीटर की बुलंदी के बाद, कितना, हर 1 किलोमीटर की बुलंदी के बाद टेम्परेचर बता रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। कितना, ये ठीक लिखा हुआ है क्या, ये तो बोल रहा है क्या लिखा हुआ है, तो ये ऊंचाई के साथ साथ तुम्हारा क्या आता है, टेम्परेचर में कमी आती है। जहाँ तक हमको मालूम है तो 6.5 से 7 किलोमीटर के आसपास जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। कितना था, 6.5 डिग्री, थोड़ा पॉज दे सकते उसको, तो देखिए। तो हम लोग किस लेयर के बारे में बात करें, ट्रोपोस्फीयर के बारे में बात कर रहे थे ना। तो डेटा में गड़बड़ी लगा इसलिए हमको डाउट हुआ, बुक लिखा हुआ है। मतलब क्या, मतलब एक देखा गया है कि हर 1 किलोमीटर की बुलंदी के बाद करीब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है। 1 किलोमीटर तुम जाओगे 6.5 डिग्री कम, 6.5 डिग्री से कम बहुत कम होता है, बहुत कम हो जाएगा। अगर 2-3 किलोमीटर अगर ऊपर चले गए तो जो तुम्हारा मान लो यहाँ पर तुम्हारा 40 डिग्री अगर है और 3 किलोमीटर ऊपर चले गए कम से कम 20 डिग्री कम होगी, नहीं तुम्हारे लिए सर्दी का मौसम आ जाएगा, ठंडा तुमको लगाना पड़ेगा स्वेटर का। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ तक इतनी खराब गर्मी है ना, तो अभी जाओ यहाँ से, अगर मालूम तो जाना पड़ेगा तुमको, शौक हो जाने का, सिक्किम जाएंगे तो यहाँ से जाओगे जहाँ पर जिम्पाईगुड़ी जाओगे बहुत गर्मी है, तो पसीना शराब और दूर जाओगे, बहुत गर्मी है। और ड्राइवर बोलता है कि स्वेटर निकाल के रख लीजिए, स्वेटर निकाल के हाथ में रख लीजिए, लगेज बांधेंगे हम, बीच में खोलने, पहाड़ पर खोलने बीच में रोक के देगा नहीं, क्योंकि इतना लगेज बांधना उसको, तो बोलता है स्वेटर पहले हाथ में रख लीजिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर निकाल रहे हालत खराब हो रही है, घंटा होगा कितना होगा, उसकी 4 घंटे गाड़ी चली होगी, उसके बाद हमको छतराने लगे, बात समझ में आ रही हो। तो मतलब कि हम सर्दी के मौसम में चले गए, तो चूँकि हम लोग हाइट कवर किया, हाइट कवर करेंगे तो क्या टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पर आपको बताया कि 1 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर उसको हम बोले मीटर के टर्म में, अगर हम बोले मीटर के टर्म में, तो अगर 165 मीटर की बुलंदी पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपसे हम पूछेंगे बताओ 1 किलोमीटर जाने में चेंज कितना होता है, तो बोले 6.5 डिग्री। अगर बोलेंगे बताओ 165 डिग्री जाने में कितना कम होता है, तो अगर आपसे पूछ लेंगे तो बताओ अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना है तो कितना हाइट जाना हम लोग को, 165। अगर हम लोगों को
6.5 डिग्री कम करना तो कितना हाइट पे जाना होगा? है जी, बोलो। अगर हम लोगों को 13 डिग्री कम करना है तो कहाँ कितना दूर जाना होगा? 2 किलोमीटर। 6.5 है उसमें वैसे का पूछेंगे अगले दिन, ठीक है ना? अभी मारेंगे, मजा आ गया। बात समझ में आ रही है? तो और क्या बताया, जितना भी मौसम से जुड़ा हुआ सब बात है सब कहाँ होता है? यहीं पर होता है। उसके अलावा ऊंचाई के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। कितना कम होता है? बताया जाता है कि हर 110 मीटर की बुलंदी पर जाने से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हर 110 मीटर की बुलंदी पर जाने से एटम, ये कौन है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो। तो हर 110 मीटर की बुलंदी पर जाने से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। तो दबाव भी कम, दबाव सर कम क्यों हो रहा है? समझाया था कि जो भी 4 मंजिले हमारा तो बैठा हुआ है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग दोनों में से ज़्यादा प्रेशर कौन बर्दाश्त कर रहा है? हम लोग। और हम लोग ज़्यादा कौन बर्दाश्त कर रहे हैं? जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में जो रह रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर ये लेयर लग रहा है, उसके ऊपर का लेयर लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले के ऊपर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मेरे ऊपर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो नीचे वाला जो है और उसके पास और ज़्यादा, चाबी ले जाओ, और ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों ऐसा बोल रहे हो? सिद्ध बोल रहे क्या कि हाइट बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये हुआ हम लोग का ट्रोपोस्फेयर का। आप लोग बुक में एक लाइन लिखा हुआ, 1.5 लाइन लिखा हुआ, लिखा हुआ नहीं। इसके बाद जो एटमॉस्फेयर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर आता है, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इसको ओजोन स्फीयर ही बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन स्फीयर। जैसे ही ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, शुरू वहां से कौन होता है? तो आप कैसे देंगे? स्ट्रेटोस्फेयर आ गया है, बादलों के पास चले जाएंगे, बादलों को क्रॉस कर देंगे, आप समझिए अब कहाँ गए? स्ट्रेटोस्फेयर में इस तरह से ट्रोपोस्फेयर हवाएं तेज चलती है, मौसम बदलता रहता है। दिन में धूप है, सुबह में दिन में धूप है, थोड़ा सा हल्का सा 2 घंटा गुजरा, अचानक बदली छा गया, है ना? ऐसा होता है ना मौसम। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी दिखाई कि दोपहर 12 बजे अंधेरा हो गया। ये सब सारा चेंज कहाँ होता है? सब आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है। ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर में सब कुछ नहीं होता। वहाँ पर मौसम कैसा है? एक जैसा। तो हवाएं नहीं चलती, वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ मौसम से जुड़ा कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं होता। इसीलिए एरोप्लेन वगैरह क्या होता है, जब वो टेक ऑफ लेता है तो शुरुआत में तो जाता है ऐसे, ठीक, लेकिन एक ऊंचाई भी आएगा फिर वो ऐसे हो जाएगा। वो उसका टारगेट क्या होता है कि जितना जल्दी हो सके हम बादलों को क्रॉस कर लें। क्यों? क्योंकि इन बादलों में जो ट्रोपोस्फेयर, जो बादल के अंदर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर है, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, और जो पानी का वेपर बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या, एक तरह का हवा का समुद्र है ना। तो जहाज को बहुत चीर के जाना पड़ रहा है, मतलब क्या, हवा का डेंसिटी ज़्यादा है। हवा का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो जहाज को हवा को चीरने में बोलो बहुत तकलीफ होती है, तो जहाज के बॉडी में हवा से बहुत रगड़ होता है, इससे जहाज का बॉडी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जहाज का फ्यूल भी ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि उसको हवा को काट के जाना पड़ रहा है। हालांकि आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हवा तो है। वो हवा का क्या होता है, जहाज को आगे जाने से वो रोकता है। तो बात समझ में आ रही? कभी साइकिल चलाएंगे, कभी जोर से देखिए आपकी बॉडी हवा तेज तेज लग रहा होता है, और कपड़ा पीछे भाग रहा होता है, हो रहा होता है ऐसा जी। तो जहाज के साथ भी ऐसा होता है, उसको बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है।
वो चाहता क्या है, वहाँ से उठे उठे कहाँ चले जाए, बोलो, मतलब ट्रोपोस्फीयर को पार कर कहाँ चल जाए, स्ट्रेटोस्फीयर। इसीलिए बताया था कि जहाज वगैरह चलने के लिए, जेट प्लेन वगैरह चलने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर सबसे अच्छा लेयर है। सीधे जहाज वगैरह बहुत छोटा दिखाई देता है, वो ऊंचाई पर सूर्य में नीचे रहता है, बड़ा दिखाई देता है, इसका भी नोटिस किया आपने? उसका अपने खास बुलंदी है, उड़ने के खास उसका हाइट है। अच्छा, उसके बारे में एक बात आपने बोला आपको कि इसका हाइट कितना सी लेवल से, इसका हाइट सी लेवल से 50 किलोमीटर, और ये वाला जो है, ये जो लेयर है वो किसके लिए बहुत सुटेबल है, प्लेन्स के लिए, मतलब एरोप्लेन, जेट प्लेन, बात समझ में आ रही है, बोलो। लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए हवा चाहिए, पंखा लगा है ना, तो पंखा ही को हवा जो है रोके रखती है। बात बताएंगे उसको, साइंस का भी बदलाव बढ़ जाएगा। तो हेलीकॉप्टर आपका ट्रोपोस्फीयर के बोलो अंदर उड़ता है, क्योंकि पंखा लगा क्यों पंखा, बाद में कभी देखेंगे उसके बारे में लगा देंगे। लेकिन वो पंखा चूँकि हवा चाहिए उसको, इसीलिए वो ट्रोपोस्फीयर क्रॉस चल जाएगा, तो पंखा घूमेगा नहीं, आती घूम जाएगा। इसीलिए देखना हेलीकॉप्टर वगैरह बहुत लंबे सफ़र के लिए नहीं होता, तो छोटा बड़ा डिस्टेंस के लिए होता है। जैसे एयरपोर्ट से किसी को यहाँ आना हुआ, हम लोग को नहीं बड़ा हम लोग का तो बस चाहिए रहता है। एयरपोर्ट से आता भी कौन है, हम तो हावड़ा उतरते हैं, सियालदा उतरते हैं, हम वहाँ से क्या टैक्सी खोजते हैं या फिर बस खोजते हैं, बड़ा आदमी आता है। भले जो भी है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर वगैरह जो आपका है वो आपका ज़्यादा ऊंचाई में भी नहीं उड़ता है, आप उसको आराम देख पाते हैं, और वो बहुत लंबा दूरी लिखिए लिए नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये अच्छा, यहाँ पर इसका एक खास बात किया है, ये क्लाउडलेस है, जो तो बोल ही दिया पहले, बादल, नो विंड ब्लो, यहाँ हवाएं बोलो, यहाँ हवाएं नहीं चलती हैं, यहाँ पर नो रेन, बादल नहीं है तो क्या होगा, बारिश भी नहीं होगी, मतलब मौसम का कोई चेंज यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर हमेशा एक सा मौसम रहता है, और हवा का फ्रिक्शन भी नहीं, नो विंड ब्लो, मतलब हवा तेज चलती भी नहीं है, इसके वजह जहाज को परेशानी भी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसका फुटबॉल देखो जरा हम लोग, बोलो रात में वो बादल के ऊपर रात रहता है, दिन रहता है, बादल के ऊपर रात रहता है, सॉरी दिन रहता है। एटमॉस्फेयर के बाहर जब तुम पूरा एटमॉस्फेयर क्रॉस कर, अच्छा क्वेश्चन करेंगे वो, एटमॉस्फेयर के बाहर मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का जो और भी सारा लेयर है, मतलब सेकेंड लेयर में है ना, सब 5 लेयर है, 5 लेयर के बाद पता सूरज के रहते हुए अंधेरा है, ये जो हम लोग रोशनी देख रहे होते हैं हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही, सूरज की रोशनी जो आती है रोशनी से, वो कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अप्रोक्सीमेटली, वहाँ से रोशनी 8 मिनट में आती है, तो सूरज से ज़मीन तक पहुँचने में वैक्यूम है। तो अब इसमें ये एक अलग साइंस से आप जब पूछे तो थोड़ा बहुत बोलते चले जा रहे हैं कि रोशनी जो आ रही होती है उसका रोशनी का बिखरना बहुत ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये लोग पढ़े क्लास 10 में एक चैप्टर है रोशनी का बिखर जाना। तो जो रोशनी बिखरती है, रोशनी कब बिखरती है, जब रोशनी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है। तो रोशनी तुम्हारे का वैक्यूम से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, आती ही वो फैल जाती है। सपोज करो कि सूरज से रोशनी ऐसे आ रही, मान लो वो सूरज है, इसकी रोशनी वहाँ से रोशनी आ रही है और आ रही है, ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, मान लो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ शुरू हो रहा है ना, जैसे यहाँ आएगा वैसे फैल जाएगा। तो ये दिन और रात दिन हो पाता है, जो हम रोशनी को बिखरा हुआ देख पाते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बिना। अगर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जहाँ पर रोशनी आती बस वहीं पर रोशनी आती, बाकी जगह रोशनी नहीं आती। रोशनी को बिखरने का काम अर्थ का एटमॉस्फेयर करता है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है कि रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है, लेकिन फिर भी आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो
तो अब उसका पीछे साइंस ये है कि आप हमारे कहाँ चले जाते रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है। हम थोड़ा और खत्म कर देते 7 रंगों से मिलकर बनी और 7 रंगों में सबसे ज़्यादा फैलने का जो खूबी है यानी कि स्कैटरिंग होने का खूबी वो कौन है? वायलेट कलर में। ठीक है, उसी के बिना पर आसमान का रंग पीला दिखाई देता है। और सबसे कम बिखरता कौन है? लाल रंग। लेकिन लाल रंग का रफ्तार सबसे ज़्यादा होता है। जब रोशनी आती है सूरज से तो सबसे पहले सुबह के बाद आपको लाल रंग दिखाई देता है। जब सूरज को देखा वैसे दिन चढ़ता तो आहिस्ता आहिस्ता फिर और रोशनियाँ दिखाई देती हैं और लाल रोशनी फिर अपने आप गायब हो जाता है। गायब नहीं होता है, वो रहता है। वो चूँकि जो वायलेट लाइट है, जो ब्लू कलर है, उसमें फैलने को भी जाता है तो वो रेड लाइट को ढाक लेता है। फिर लाइट पे चलेगा तो तेरे बाद तेरा जवाब मिला, देखो मिल गया ना। तो ट्रोपोस्फीयर में रोशनी है क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है, एटमॉस्फेयर तो वहाँ पर है। बात समझे यहाँ तक? अच्छा, इस लेयर के बारे में खूबी क्या है? यहाँ पर जो देखा हम लोग बुलंदी के साथ साथ बोलो गर्मी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर बुलंदी के साथ साथ गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि कई जगह में ऐसा है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच जाता है। कितना? 60 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है। उसके अलावा इस लेयर का एक खास बात क्या है? इस लेयर में एक खास बात क्या है कि इस लेयर में एक ओजोन गैस पाया जाता है। एक ओजोन गैस पाया जाता है। क्या काम है ओजोन गैस का? ये समझ लो हम लोग के लिए एक मुशहरी का काम करता है। मुशहरी मतलब इसको बोले या शेड का काम का समझ, शेड का काम करता है। मुशहरी समझने के लिए समझा रहे हैं। ऐसे मुशहरी क्यों लगाते हैं हम लोग? मच्छरों से बचने के लिए। मच्छर आएगा तो क्या हो, काट देगा, डेंगू हो जाएगा और हम निकल लेंगे। क्या निकलेगा? मतलब जो नहीं रहा चेहरा को निकल लेगा। तो उसके लिए करते क्या हम लोग? मच्छरी लगा लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से सूरज से जो रोशनी आती है उस रोशनी के साथ साथ बहुत सारे खतरनाक रेडिएशंस आते हैं, जिसको बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ऐसे से खतरनाक रेडिएशन आते हैं, अगर वो ज़मीन तक पहुँच जाए तो हम लोग चमड़े को सुराख करते हुए बाहर सवेर इतना वो हाई रेडिएशन है कि आपके बॉडी को सुराख करते हुए चला जाएगा। पर अगर मान लो ये ओजोन गैस अगर वहाँ पर नहीं होता तो जितना भी आदमी बैठा हुआ सबकी स्किन कैंसर होता, सबका चमड़ा गले गिर रहा होता। फिर हम लोग तो इतना हम पैदा ही गिर रहे होते, मतलब नजर निकल रही होते पहले ही, फिर हम लोग कहाँ से पैदा होते? तो बोलने का मतलब है कि इंसान फिर दुनिया से फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन होता क्या, नेचर ने क्या किया यहाँ पर कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक गैसों का एक बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद, लेयर मौजूद है, पतला सा परत है। आप समझ लें मुशहरी है, मच्छर वो आ रहा वहाँ से और वो कर क्या रहा, या तो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा या तो उसको वापस स्पेस में भेज दे रहा, उसको ज़मीन के सरफेस पे आने, जिसके बिना पर इस दुनिया पे इस ज़मीन पर ज़िंदगी कायम है। अगर वो ओजोन लेयर का छटना शुरू कर दे, खत्म होना शुरू कर दे, तो सारा यूवी रेज, कौन रेज? यूवी रेज बोलते हैं शॉर्ट। सारा यूवी रेज जो है वो ज़मीन की तरफ आएगा और ज़मीन पर रहने वाले जानदार आहिस्ता आहिस्ता 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कब्रिस्तान में जमा होने लगेंगे, जानवर मरने लगेंगे, पेड़ पौधे झड़ने लगेंगे, फसल बर्बाद हो जाएगा, वो मरी जाएगा। बर्फ़ के सारे ग्लेशियर जो बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान है, अंटार्कटिका वगैरह में ग्लेशियर है, सब पिघल जाएंगे, समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, हर तरफ क़यामत जैसा हाल हो, अनाज नहीं मिलेगा, पीने का पानी नहीं है, हर तरफ जान इंसान मरा पड़ा, ऐसा वाला हालत क़यामत की तरह हालात हो जाएंगे। तो लेकिन क्या एक मामूली सा एक गैस है ओजोन, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है O3। ये गैस सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को रोके रखे हुए है और जिससे हमारा दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन ये गैस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, पतला हो रहा है ओजोन लेयर। तभी देखना है गर्मी जितनी बढ़ रही है, क्यों गर्मी बढ़ रही है? ये ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता पतला हो रहा है।
तभी तो सुनते हैं कि जो हम लोग सुनते हैं बुरे लोगों से, कैसे कैसे बीमारी आई है, पहले सुनते नहीं तो बीमारी आई है ना। हम लोग को दादी लोग जिन डेंगू का नाम सुनी तो होगा, उन लोग मलेरिया भी नहीं सुनी होगा, है ना। उन लोग कोरोना का भी हम लोग सुने कुछ दिन पहले, हम लोग दादी लोग चली कभी कोरोना सुनी होगा लोग। कैसे बीमारी मार्केट में नया मार्केट में बीमारी आ रहा, तो फलाना पहुँच, चिकन पहुँच, हनुमान पहुँच, है ना। बीमारी आ रही है ना, तो बीमारी नई बीमारी कहाँ से मार्केट में आ रही है। पहले कैंसर किसी किसी को होता था, किसी करोड़ों आदमी में, लाखों आदमी को मिल जाता था। अभी तुम देखो हर 10 घर में आपको 2 घर में कैंसर पेशेंट मिल जाए। तो हो रहा क्या है, ये मौसम की जो ओजोन लेयर बर्बाद, और भी बहुत सारी वजह हैं इसके पीछे, तो यही वजह नहीं है, लेकिन ये भी एक वजह है। तो आप सवाल है कि ओजोन लेयर बर्बाद कैसे हो रहा है। कोई लेके जा रहा है, छाट रहा है उसको, हट 10 के सुनाने दे, कौन कर रहा है सर, कैसे हो रहा है। पेड़ बहुत जलने से तो क्या जलेगा, कटने से बोल। पेड़ पौधे कटने से, ये एक वजह है, बहुत बड़ा वजह है। लेकिन इससे ही बड़ा वजह पता क्या है, आप जान के हैरान नहीं क्या बोल सकते हैं, गेन कर सकता है, कोई गेस कर सकता है क्या चीज़ है वो जो ओजोन लेयर बात कर रहा है बड़ा तेजी के साथ। हम सब बहुत शौकीन हो उसके, शौकीन नहीं लेकिन फिर भी एयर कंडीशन से ये गैस निकलता है, इसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये खतरनाक गैस जो उस पाइप में सर्कुलेट करता है, ये इवापोरेट हवा में शामिल हो रहा है। ये हम लोगों के साथ कुछ आ रहा है, हम लोग बीमारी मोल रहे हैं, पेट्रोल में आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद। ऐसे ही अपने घर में इसी लगा लीजिए, सपोज आज के खिड़की के पास मेरा घर है, मजा तो लूट रही है, झेल रहे हम मेरे पड़ोस, तो AC लगाना कहीं से भी अकलमंदी का बात, ये मतलब अच्छा बात नहीं है AC ज़्यादा लगाना। कभी कभी कम लगाया बहुत इवेंट अलग बात है, लेकिन लोग डर डरने से AC इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, AC इस्तेमाल करने से गर्मी बहुत बढ़ रही है। गर्मी क्यों बढ़ रही है, यही हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा करके ओजोन लेयर को बर्बाद हो। ये वजह वाले तो पेड़ पौधे काट रहे हैं, ये वजह है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में अगर 4-5 घंटे लगातार बोला जाए तो भी कम है। तो आज इतने रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत कम लिखा हुआ, आप चाहते तो कम पढ़ाने लेकिन बात आगे बढ़ जाता है, क्या करें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर सोचे कि सर ख़त्म ही नहीं करी ले, जब तक चल रहा है तो अगर बुक से पढ़ाई रीडिंग करा के जल्दी बोलो, बुक से पढ़ेंगे आगे चल रहे जल्दी खत्म हो जाएगा, समझे तो वैसे ही करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पॉज करो, अरे नहीं करेंगे तो चलेगा।